Myself, Dr. Nirmal Singh, Associate Professor, Department of History, गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज सिरसा। हमारे इस लेक्चर का टॉपिक है अकबर एंड हीज राजपूत एंड रिलीजियस पॉलिसी। इस लेक्चर में हम आज अकबर और उसकी राजपूत नीति के बारे में विचार करेंगे। यद्यपि बाबर को भारत में मुग़ल वंश की राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, परंतु जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को भारत में मुग़ल हुकूमत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ। ये वो समय था जब हुमायूं ने अपनी शिया पत्नी हमीदा बानो बेगम के साथ राजपूत राजा के यहाँ शरण ले रखी थी और वीरसाल ने हुमायूं को थट्टा और भक्कर पर चढ़ाई करने में मदद भी दी थी। जब हुमायूं इस अभियान के रास्ते में था तो तारदी बेग ने उसे पुत्र का शुभ समाचार दिया था। उस वक्त हुमायूं के पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो अपना साम्राज्य खो चुका था और आवारगी की ज़िंदगी जी रहा था। ये ख़बर सुनकर हुमायूं ने अपने अमीरों को कस्तूरी बांटते हुए कहा था कि इस समय मैं यही भेंट आपको दे सकता हूँ, और मेरा यकीन है कि जिस तरीके से इस खेमे में इस कस्तूरी की खुशबू फैल रही है, उसी प्रकार मेरे पुत्र का यश पूरी दुनिया में फैलेगा। और हुमायूं की ये भविष्यवाणी सही साबित हुई। शुरुआती ज़िंदगी अकबर की बड़ी मुश्किलात में गुज़री और 27 जनवरी 1526 को जब लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हो गई, तो उस समय अकबर पंजाब में अपने गार्जियन बैरम खान की इमदाद से सिकंदर शाह सूर को पराजित करने में व्यस्त था। जब अकबर को अपने फादर की मौत का समाचार मिला तो अकबर के संरक्षक बैरम खान ने बड़ी जल्दी से ईंटों का एक चबूतरा बनाकर 14 फरवरी 1526 को, जब अकबर की उम्र सिर्फ 14 साल थी, तो उसका राज्याभिषेक करके उसे मुग़ल सम्राट घोषित कर दिया। अकबर ने उसे बैरम खान को वकील सल्तनत प्रधानमंत्री नियुक्त करके और अन्य अमीरों को उनके पदों पर ही बना रहने दिया। अकबर के शासक बनने के साथ ही मुग़ल साम्राज्य का विस्तार हुआ। उसने अपनी विजयों के द्वारा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के विशाल क्षेत्रों को मुग़लों के अधीन कर दिया। विजयों के साथ ही सुदृढ़ीकरण यानी
कंसोलिडेशन की पॉलिसी आरंभ की गई और इस नीति के अंतर्गत विजित प्रदेशों में एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की गई। अकबर ने जिस सुदृढ़ीकृत साम्राज्य का गठन किया, उसके वारिसों ने उसे 100 साल से ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखा। अकबर जो है वो एक बड़ा महान कहा जाने वाला सम्राट था। वो एक योग्य, दूरदर्शी और नीति कुशल सम्राट था। वो संपूर्ण भारत को मुगल आधिपत्य में लाकर देश में राजनीतिक एकता की स्थापना करना चाहता था, लेकिन ये तभी मुमकिन था जब इस देश की मेजॉरिटी जनता का सहयोग उसे मिलता। इस समय राजपूत हिंदुओं के राजनीतिक तथा सैनिक नेता थे, अतः उनका सक्रिय सहयोग साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए आवश्यक था। अकबर ने सल्तनत काल के इतिहास से देख लिया था कि दिल्ली के सुल्तान लंबे संघर्षों के बावजूद भी राजपूतों को अपने अधीन नहीं कर पाए थे। राजपूतों की योग्यता, वफादारी और आज्ञा पालन की प्रवृत्ति ने भी अकबर को राजपूतों से मित्रता स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। एस.एल. श्रीवास्तव के ख्याल में अकबर का राजपूतों के प्रति व्यवहार एक सुनिर्धारित नीति का परिणाम था। ये नीति सबलाभ योग्यता की स्वीकृति तथा न्याय नीति के सिद्धांतों पर आधारित थी। जबकि सतीश चंद्र के अनुसार अकबर द्वारा राजपूतों के साथ विशेष संबंध स्थापित करने का प्रयत्न जमींदारों या देश के मूल शासक वर्गों के साथ संबंध में अपनाई गई नीति का एक हिस्सा था। उनके अनुसार भारत के देशी शासक वर्ग को संतुष्ट करने की मुगलों की इच्छा तथा राजपूतों की वफादारी तथा सेवा की ख्याति राजपूतों के साथ मुगलों की मित्रता की आधार बनी। और ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि इस नीति का जो अकबर ने राजपूतों के प्रति अपनाई, उसका फ़ायदा दोनों को ही हुआ। राजपूत नीति अपनाने के क्या कारण थे? पहला इसमें हम जो कारण ले सकते हैं वो अकबर की भारत में स्थायी मुगल शासन स्थापित करने की इच्छा थी। अकबर भारत के अंदर मुगलों के साम्राज्य को स्थायी बनाना चाहता था। मुगल साम्राज्य को देशी अभिजात वर्ग के स्वायत्त सरदारों से खतरा था। राजपूत देशी अभिजात वर्ग के मुख्य प्रतिनिधि थे। वे अफ़गानों से मिलकर भी मुगल साम्राज्य को खतरा पैदा कर सकते थे। विद्रोही मुगल अमीर भी राजपूतों से सांठगांठ कर सकते थे। ये दोनों ही परिस्थितियाँ अकबर के साम्राज्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। इसलिए अकबर ने राजपूतों के साथ मिलकर मुगल राजनीतिक व्यवस्था का उनको अंग बनाने का, उनके साथ मित्रता करने का फैसला किया। ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने स्पष्ट रूप से ये अनुभव कर लिया था कि राजपूतों के सहयोग के बिना हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान नहीं किया जा सकता तथा ना ही उनके सक्रिय और सहयोग के बिना कोई
सामाजिक अथवा राजनीतिक एकता संभव हो सकती है। राजपूताना का भौगोलिक और सामरिक महत्व। राजपूताना भौगोलिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण था। यह मुगल शक्ति के प्रमुख केंद्रों दिल्ली तथा आगरा के अत्यधिक निकट था, जहां से किसी भी समय इन केंद्रों की सुरक्षा को खतरा हो सकता था। दूसरी तरफ उत्तर भारत से मालवा और गुजरात का रास्ता राजपूताना से होकर जाता था, अतः मालवा और गुजरात से संपर्क तभी स्थापित हो सकता था जब राजपूतों पर अधिकार हो या उनसे मित्रता हो। इस प्रकार बिना राजस्थान पर प्रभुत्व स्थापित किए अकबर की सैनिक योजनाएं और महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकती थी। व्यापारिक गतिविधियों के पूरे वर्ष संचालन हेतु सेना की गतिशीलता के लिए भी राजपूताना से पश्चिमी भारत को जाने वाला मार्ग का महत्व था। इसके अतिरिक्त हज जाने वाले यात्रियों के लिए भी यह आसान मार्ग राजस्थान अथवा राजपूताना से होकर गुजरता था। इसलिए इन सभी परिस्थितियों ने अकबर को राजपूतों से मित्रता करने के लिए आकृष्ट किया। मुगल अमीरों के प्रभाव को कम करने की इच्छा। इसमें हम तीसरा पॉइंट जो डिस्कस कर सकते हैं वो मुगल अमीरों में स्वार्थ की जो भावना बढ़ गई थी और अकबर उन पर पूरा विश्वास नहीं करता था। अकबर का अपने राज्यारोहण के समय से ही अपने घर तथा दरबार में शाह अबुल माली से लेकर ख्वाजा मंसूर तक मुसलमान विद्रोहियों का सामना करना पड़ा था। यहाँ तक कि अकबर के स्थान पर मिर्ज़ा हकीम को राजगद्दी देने का षड्यंत्र भी रचा गया था। इस प्रकार अपने लोगों द्वारा किए जाने वाले विश्वासघातों से अकबर के मन में ये बात स्पष्ट हो गई थी कि भारत में अपने राजाधिकार को सुरक्षित करने के लिए तथा अपने ख़ानदान को आगे बढ़ाने के लिए राजपूतों के समर्थन की ज़रूरत है, जो मुग़ल अमीरों पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि अकबर राजपूतों को मुग़ल सेवा में लेकर मुग़ल अमीरों और राजपूतों के मध्य संतुलन बनाना चाहता था। चौथा जो इसमें हम पॉइंट ले सकते हैं, अफ़गानों पर नियंत्रण। अफ़गान के शासनकाल के आरंभिक वर्षों तक अफ़गानों का विरोध शांत नहीं हुआ था। भारत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के बहुत से लोगों पर उनका प्रभाव और अधिकार अभी भी था। दूसरी तरफ काबुल और सीमांत प्रदेश भी अफ़गानों के गढ़ थे। सुल्तान आदिल शाह का पुत्र उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में मुग़ल सत्ता को उखाड़ फेंकने की तैयारी में लगा हुआ था। अकबर ने विद्रोही अफ़गान सरदारों और उज़्बेकों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजपूतों की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया। सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी एक कारण रहा। अकबर ने राजपूतों की वीरता का उपयोग करने के लिए भी उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अकबर को अपने साम्राज्य के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए एक विशाल सेना की ज़रूरत थी। अब तक मुग़लों को भारत में युद्धों के लिए तुर्क सैनिकों पर निर्भर करना पड़ता था। दूसरे, मुग़ल सैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रमुख स्थलों काबुल, कंधार में अब सैनिक जुटा पाना मुश्किल कार्य हो गया था। आर्थिक दृष्टि से भी तुर्क सेना रखना मुग़लों के लिए उचित नहीं था। अतः विश्वास और वीर सैनिकों की प्राप्ति हेतु अकबर राजपूतों से मधुर संबंध बनाने के लिए प्रेरित हुआ। इसके अलावा राष्ट्रीय सद्भावना की नीति की सफलता। अकबर भारत की दो प्रमुख कौमों हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सद्भावना कायम करना चाहता था। वो अपने नाम के साथ जुड़े विदेशीपन को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहता था। राजपूतों का हिंदू समाज में बड़ा सम्मान था। उनके द्वारा वो हिंदुओं की सद्भावना प्राप्त कर सकता था। इस प्रकार उसकी राष्ट्रीय सद्भावना की नीति भी कामयाब हो सकी थी। व्यक्तिगत कारण। अकबर के कुछ व्यक्तिगत कारणों ने भी उसे राजपूतों के
साथ मित्रता का हाथ बनाने के लिए प्रेरित किया और उसका राजपूतों के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाने के लिए उसको प्रोत्साहित किया। अकबर का जन्म एक राजपूत राजा के महल में हुआ था। राजपूतों ने उसे आश्रय प्रदान किया, इसलिए उसके मन में राजपूतों के प्रति कृतज्ञता और उदारता की भावना थी। उसको शिक्षा भी उदारता और सहनशीलता की ही मिली थी। अकबर का इससे दृष्टिकोण जो है वो बड़ा उदार और व्यापक था। वो धर्म और जाति से ऊपर उठकर भारत में एक राष्ट्रीय राज्य की स्थापना करना चाहता था। अतः वो राजपूतों की तरफ से मधुर संबंध स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हुआ। राजपूत नीति का विकास। प्रोफेसर सतीश चंद्रा के अनुसार अकबर की राजपूत नीति के विकास को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, 3 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण 1569 से 70 तक माना जाता है। इस चरण में उसने अधीनता स्वीकार करने वाले राजाओं को मित्र बनाया, उन्हें शाही सेवा में स्वीकार किया, उन्हें जागीरें दी गई। दूसरे चरण की शुरुआत गुजरात अभियान यानी 1572 से मानी जा सकती है। इसमें राजपूतों के साथ संबंध और प्रगाढ़ हुए। व्यक्तिगत रूप से राजपूतों को सैनिकों के रूप में शामिल किया गया, उनका वेतन निश्चित किया गया, उनको राजस्थान से बाहर नियुक्त किया गया तथा उन्हें महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गए। राजपूतों के साथ तीसरे चरण का आरंभ 1578 से माना जाता है। इस चरण में 1585-86 तक आते आते राजपूत नीति पूर्णतः विकसित हुई। इस चरण में राजपूतों के साथ संबंध संतुलित और स्थिर हुए। राजपूत अब केवल दोस्त ही नहीं बल्कि साम्राज्य के भागीदार भी बनाए गए। अनेक राजपूत राजकुमारियों से वैवाहिक संबंध बनाए गए। तुरानी अमीरों के मुकाबले में प्रति संतुलनकारी शक्ति के रूप में उनका उत्थान हुआ। इस दौरान मनसबदारी व्यवस्था में अनेक राजपूतों को ऊंचे पद मिले। अकबर के शासन के शेष काल में साम्राज्य के हिस्सेदार तथा बाजू की तलवार के रूप में राजपूतों की स्थिति और भी मजबूत हुई। अकबर की राजपूत नीति का प्रमुख लक्ष्य अपने वंश के अधिकार को भारत में कंसोलिडेट करना तथा उसकी सीमा का विस्तार करना था। अपनी राजपूत नीति में वो कभी भी इस मोटिव को नहीं भूला। उसकी राजनीति में जो उसने राजपूतों के प्रति नीति अपनाई उसके अंदर 3 पहलू नज़र आते हैं। राजपूतों के दुर्गों मेड़ता, चित्तौड़, एलम्बौर, कलिंजर पर कब्जा करके राजपूतों की विरोध शक्ति को कुचला गया। दूसरा, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करने वाले इच्छुक राजाओं को अपने आधिपत्य में लिया उसने। इनसे निश्चित वार्षिक कर लेकर उनके राज्य वापस लौटा दिए गए। उनके आंतरिक शासन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था। उनकी शत्रुओं से रक्षा की जाती थी। उन्हें तथा उनके संबंधियों को साम्राज्य में योग्यता अनुसार ऊंचे पद दिए जाते थे। उन्हें सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में समानता प्रदान की गई। और तीसरे, विरोधी राजपूत राजाओं को युद्ध करके उन्हें अधीनता में लाने का प्रयास किया गया। राजपूत नीति की प्रमुख जो विशेषताएं थी वो हम इस लेक्चर में आगे डिस्कस करते हैं। राजपूत नीति की प्रमुख विशेषताओं में पहला जो पॉइंट है वो है राजपूतों से विवाह संबंध बनाना। अकबर ने राजपूतों से अपने राजनीतिक संबंध को निश्चित रूप प्रदान करने के लिए
राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। राजपूतों और तुर्कों के मध्य भी इस प्रकार के अनेक संबंध स्थापित हुए। 1562 में जब अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर ज़ियारत करने अजमेर जा रहा था तो आमेर के कछवाहा वंश के राजा बिहारीमल, जिसको भारमल कहा जाता है, उसने सांगानेर नामक स्थान पर अकबर से भेंट की तथा अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह अकबर से कर दिया। डॉक्टर एल श्रीवास्तव ने इस विवाह पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि मेवात के शासक शफरुद्दीन से अपने राज्य को बचाने के लिए भारमल ने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। भारमल का अनुकरण करते हुए बीकानेर के राजा कल्याणमल, जैसलमेर के राजा रावल हरि राय, मारवाड़ के राजा उदय सिंह और डूंगरपुर के राजा आस्करण ने भी अपनी पुत्रियों की शादी अकबर के साथ कर दी। डॉक्टर बेनी प्रसाद इन विवाहों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि इन विवाह संबंधों से भारतीय राजनीति में एक नए युग का उदय हुआ। देश को महान शासक प्राप्त हुए और मुगल सम्राटों की 4 पीढ़ियों को मध्यकालीन भारत के कुछ महान सेना नायकों और कूटनीतिज्ञों की सेवाएं उपलब्ध हुई। अकबर ने अपने संबंधियों को अमीर वर्ग में महत्वपूर्ण रुतबा भी दिया। जैसे भगवान दास जो कि भारमल का पुत्र था, उसको 5000 का मनसब और उसके पोते मान सिंह को 1000 का मनसब बनाया, जो बाद में 7000 तक पहुंचा। दूसरा, धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता प्रदान करना। अपनी राजपूत नीति के प्रथम चरण में अकबर ने अपने प्रति हिंदू जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए, खास करके राजपूतों का, हिंदुओं पर लगे धार्मिक सामाजिक प्रतिबंधों को समाप्त करके उन्हें आज़ादी प्रदान की। उसने 1563 में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। जिन राजपूत राजकुमारियों से उसने शादियां की उन्हें भी हरम में पूरी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई। दरबार में रहने वाले राजपूतों को भी धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। प्रोफेसर एस.आर. शर्मा के अनुसार उपरोक्त घोषणाएं करके अकबर ने संपूर्ण हिंदू प्रजा को अपने भारतीय सम्राट होने का परिचय दिया। तीसरे, राजपूत राज्यों को आंतरिक स्वतंत्रता देना। जिन राजपूत राज्यों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली उन्हें अकबर ने क्षमा कर दिया। अकबर का आधिपत्य स्वीकार करने वाले राजाओं के राज्य अकबर ने लौटा दिए और वो केवल सालाना टैक्स देते थे। वो समय समय पर शाही दरबार में उपस्थित होते थे और सम्राट को नजराना देते थे और उसके प्रति अपनी अधीनता प्रदर्शित करते थे, लेकिन अपने आंतरिक प्रशासन को धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं के आधार पर वो चलाते थे और किसी प्रकार की दखलंदाजी उनके आंतरिक प्रशासनिक कार्यों में नहीं की जाती थी। अकबर ने राजपूतों के विरुद्ध युद्धों को जिहाद का कभी नाम नहीं दिया और ना ही कभी हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को तोड़ा। चौथे, विरोधी राजपूत राजाओं के विरुद्ध अभियान। अकबर राजपूतानों को किसी भी उपाय द्वारा अपने अधीन लाना चाहता था। जिन राजपूत राजाओं ने अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया उनके विरुद्ध अकबर ने सैनिक कार्रवाई की। 1567 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया गया जिसमें जयमल किले की रक्षा करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ तथा मुगलों का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया। मेवाड़ के राणा उदय सिंह की मौत के बाद उसके उत्तराधिकारी राणा प्रताप ने अकबर का एक लंबे समय तक विरोध किया। एक लंबा संघर्ष चला, परंतु उसने जीवन पर्यंत अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर पूरी तरह मेवाड़ को अपने कब्जे में नहीं कर पाया। राजपूतों को ऊंचे पद प्रदान करना।
अपनी राजपूत नीति के तीसरे चरण में अकबर और राजपूतों के संबंधों में प्रगाढ़ता आ चुकी थी। अतः अकबर ने प्रशासनिक कार्यों में अनेक राजपूतों को स्थान प्रदान किए, अर्थात प्रशासन में राजपूतों को अपना साझीदार भी बनाया। आईने अकबरी के अनुसार इस समय अकबर के दरबार के 51 प्रमुख मनसबदारों में राजपूतों की संख्या 24 हो गई थी। भारमल तथा राय लोंकर्ण शेखावत के बेटों को अस्त्र शस्त्र एवं सड़कों की देखरेख का जिम्मा दिया गया। रायमल दरबारी को घरेलू प्रबंधन का जिम्मा सौंपा गया। नरवान के राजा अस्करन कशवाहा को नाबालिगों की संपत्ति का निरीक्षक, जगमाल पंवार को आभूषण और खनिज विभागों का अध्यक्ष, रामपुरा के राय दुर्गा सिसोदिया तथा राजा टोडरमल को राजस्व विभाग, सुरजन हांडा को धर्म के मामले और बीरबल को न्याय की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके अलावा पैतृक अधिकार क्षेत्रों में फेरबदल। राजपूत राजाओं पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अकबर ने राजपूतों के पैतृक अधिकार क्षेत्रों पर कब्जा करके उन्हें वतन के बाहर राजपूत राजाओं के पड़ोसी सूबों या जिन सूबों में वो कार्यरत थे वहाँ जगीरें प्रदान की थी। राजपूतों की फूट का फ़ायदा उठाते हुए राजपूत राजाओं के बीच विवादास्पद परगनों को एक से लेकर दूसरे को वो देते रहते थे। ऐसा करने से राजपूत राजा भी नाराज नहीं हुए तथा अकबर उन पर नियंत्रण भी करने में कामयाब हुआ। अकबर ने मेवाड़ मारवाड़ के परंपरागत संघर्ष को भी नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया क्योंकि वो स्थिति उसके लिए फ़ायदे में थी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक तरफ उसने इन राजाओं को अच्छे मौके दिए प्रशासन में सेवा के, तो दूसरी तरफ वो इनके ऊपर बड़ी मजबूती के साथ नियंत्रण भी करने में कामयाब हुआ। राजपूत नीति का महत्व या इसके क्या परिणाम निकले। अकबर की राजपूत नीति के परिणाम तथा मुग़लों और राजपूत दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुए। पहला जो इसका परिणाम था वो ये कि राजपूतों के विरोध की समाप्ति हो गई। अकबर की राजपूत नीति के कारण मेवाड़ को छोड़कर लगभग सभी राज्य अकबर की अधीनता में आ गए। इस प्रकार जो राजपूत पिछले 350 सालों से मुसलमानों का सत्ता का विरोध करते आ रहे थे, अब वो मुग़ल सम्राट के स्वामी भक्त और हितैषी बन गए और उन्होंने प्रशासनिक कार्यों में भी पूरी जिम्मेदारी से अकबर का साथ दिया और इस प्रकार मुग़ल साम्राज्य राजपूतों से मुक्त हो गया। दूसरा, राजपूतों की सेवाएं प्राप्त करना। राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप मुग़ल सम्राट अकबर को भारत के सबसे बहादुर योद्धाओं की सैनिक सेवाएं प्राप्त हुई। इसके अलावा असैनिक सेवाओं में भी राजपूतों ने बहुमूल्य सहयोग दिया। इस नीति से मुग़लों को बिना किसी खर्च के राजपूतों की विशाल और शक्तिशाली सेना प्राप्त हुई, जिसका मुग़लों ने समय समय पर लाभ उठाया। मुग़ल साम्राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण। राजपूतों के सहयोग से मुग़ल साम्राज्य का विस्तार करने में अकबर कामयाब हुआ। डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार इससे मुग़ल बादशाहों की 4 पीढ़ियों को मध्ययुगीन भारत के कुछ श्रेष्ठतम सेनापतियों और कूटनीतिज्ञों की सेवाएं उपलब्ध हुई। राजपूत राजाओं ने बिहार, बंगाल और उत्तर पश्चिमी भाग में साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। मानसिंह तथा भगवान दास जैसे राजपूत सेना नायकों ने न केवल अपने राजपूत भाइयों, फॉर एग्जाम्पल महाराणा प्रताप जो मेवाड़ का शासक था, अपितु अफगानों और मुग़ल विद्रोहियों अमीरों की शक्ति को भी नष्ट किया और मुग़ल साम्राज्य को उन्होंने एक स्थायित्व प्रदान किया। हिंदू मुस्लिम संस्कृति पर भी इसका असर हुआ।
अकबर की राजपूत नीति से हिंदू मुस्लिम संस्कृति को प्रभावित किया, जिसकी छाप हम वास्तुकला, चित्रकला, संगीत और साहित्य आदि क्षेत्रों में देखते हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र में हिंदू और मुसलमानों के बीच संपर्क और समन्वय की भावना पैदा हुई। नवीन युग का आरंभ। अकबर की राजपूत नीति के परिणाम स्वरूप एक नए युग का आरंभ हुआ। राजपूतों को ज़्यादा से ज़्यादा मुग़ल सेवा में लिए जाने के बाद शासक और शासित के बीच अंतर कम हुआ। भारतीय जनता का मुग़ल शासकों से प्रत्यक्ष संबंध बढ़ा। इससे मुग़लों पर लगा विदेशीपन का दाग धीरे धीरे कम होने लगा तथा भारतीय जनता मुग़ल सम्राट को अपना सम्राट समझने लगी। इसके अलावा इसका राजपूतों पर भी प्रभाव पड़ा। राजपूतों पर अकबर की नीति का मिश्रित प्रभाव पड़ा। मुग़लों की अधीनता स्वीकार करने वाले राजनीतिक घरानों का राजनीतिक महत्व बढ़ गया, वो शक्तिशाली बन गए, जैसे आमेर, मारवाड़, बीकानेर आदि। परंतु ज्यों ज्यों राजपूतों पर मुग़ल प्रभाव बढ़ता गया त्यों त्यों उनकी स्वतंत्रता नष्ट होती चली गई। उनकी नेचुरल है मुग़ल साम्राज्य की आधिपत्य स्वीकार कर लिए जाने के कारण राजपूतों की प्रतिष्ठा में तो कमी आई। इस नीति ने मुग़लों और राजपूतों के बीच संबंधों को सौहार्दपूर्ण बना दिया, जिससे दोनों ही पक्षों को युद्धों से छुटकारा मिला। तो अंत में हम यही कह सकते हैं कि ये अकबर की एक सूझबूझ का नतीजा था।